तो राजधानी जयपुर के ओटीएस मुख्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। यहाँ पर ट्रेनी आरएएस अफसरों का एक कार्यक्रम फिलहाल जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंच चुके हैं। मंच पर सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक कार्यक्रम में प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर अतिथि पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए आग्रह करना चाहेंगे डॉक्टर आर वेंकटेश्वरन महानिदेशक। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख पा रहे हैं मंच पर आसीन, साथ में सीएस निरंजन आर्य भी उनके मौजूद हैं। प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों का कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं। ओटीएस मुख्यालय में यह कार्यक्रम फिलहाल आयोजित किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें और मोमेंटो देकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत किया गया। साथ ही एक पौधा भी उन्हें भेंट स्वरूप यहां पर दिया गया। श्री निरंजन आर्य जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री टीकम चंद बोहरा जी, अतिरिक्त महानिदेशक। और सीएस निरंजन आर्य का भी स्वागत पौधे को भेंट कर किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ओटीएस में पहुंचे हैं। सीधी तस्वीरें आपको लाइव दिखा रहे हैं राजधानी जयपुर के ओटीएस मुख्यालय से। प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों का एक कार्यक्रम जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं और अभी मंच पर आसीन है। सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सभी अतिथियों का पौधे भेंट कर स्वागत सर्वप्रथम किया जा रहा है इस कार्यक्रम में, जिसके बाद अब ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। डॉक्टर राकेश सेहल, प्रोफेसर कंप्यूटर्स और प्रभारी अधिकारी एफसी। अभय कुमार जी हमारे बीच शायद अभी उपस्थित नहीं हो पाए हैं। प्रमुख शासन सचिव वित्त श्री अखिल अरोड़ा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध श्री NR पारीक, अतिरिक्त निदेशक लेखा। श्रेया मैडम, प्रमुख शासन सचिव कार्मिक श्री हेमंत गैरा जी, आपके स्वागत के लिए अनुरोध डॉक्टर रिपुंजय सिंह, प्रोफेसर शहरी विकास। हमारे बीच हैं संयुक्त शासन सचिव कार्मिक श्री रविंद्र गोस्वामी जी, आपका स्वागत करेंगे सुश्री निहारिका शर्मा। आप आरएएस प्रशिक्षु अधिकारी हैं निहारिका जी। अध्यक्ष राजस्थान प्रशासनिक परिषद श्री शाहीन अली जी, शाहीन अली खान जी आरएएस, आपका स्वागत करेंगे श्री ऋषि सुधांशु पांडे, आरएएस प्रशिक्षु। आप सबका हृदयस्थ और अंतस्थ भाव से हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। ये था स्वागत का सारस्वत अनुष्ठान। हमने माननीय का स्वागत हरियाली, खुशहाली और वृद्धि के प्रतीक पौधा भेंट कर किया। आपका सूत की माला से स्वागत किया। और मौन का मन मुखर नहीं होता, हर शब्द कल्याण कर नहीं होता। ब्रह्म से हीन सृष्टि लगती है जब स्वागत में शब्द नहीं होते। आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और संस्थान के बारे में एक संक्षिप्त रिपोर्ट महानिदेशक महोदय से अनुरोध करना चाहेंगे, आप एक संक्षिप्त रिपोर्ट हम तक पहुंचाएं। माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी साहब, प्रदेश के मुख्य सचिव निरंजन आर्य साहब, प्रदेश के डीजी ML लाटर साहब, डीओपी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेमंत गैरा जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिकारीगण और नए नए
चयनित होकर ट्रेनिंग में आए सभी ट्रेनिंग ऑफिसर्स, मैं सबसे पहले एचसीएम रीपा की ओर से माननीय महोदय को और अन्य सभी डिग्निटरीज को स्वागत करता हूं। साथ में जो नए चयनित होकर जो ट्रेनिंग्स आए हैं उनको भी मैं शुभकामनाओं के साथ स्वागत करता हूं। माननीय, ये संस्था 1957 में पहली बार जोधपुर में स्थापित हुई थी ओटीएस के नाम से। उससे पहले राजस्थान में चयनित अधिकारीगण इलाहाबाद में जाके ट्रेनिंग लिया करते थे। उसके बाद 1963 में ये जयपुर में ये इंस्टीट्यूट जोधपुर से जयपुर के लिए शिफ्ट हुई। वो आज के तारीख में जो स्टेट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट के जो बनी पार्क के पास में जो ऑफिस है उस प्रांगण में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला करती थी। उसके बाद 1966 में इस प्रांगण में पटेल भवन बना और पटेल भवन में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट काम करना शुरू किया। उससे लेकर आज दिन आज तक काफी विकास हुआ है इस सेंटर में। इस इंस्टीट्यूट के अंदर हम लोग 8 अलग अलग सेंटर्स भी हमारे पास, अर्बन डेवलपमेंट का इंस्टीट्यूट है, सेंटर है, जेंडर का है, इस प्रकार 8 अलग अलग सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, इस प्रकार 8 अलग अलग सेंटर्स भी यहाँ पर स्थापित है। वो भी अपने अपने काम कर रहे हैं। महोदय, लास्ट 3 इयर्स में इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से 41,000 से भी अधिक अधिकारीगण का ट्रेनिंग, अधिकारी और कर्मचारियों का ट्रेनिंग यहाँ पर हुआ है। इसमें इस ट्रेनिंग में आरएएस के अलावा भारत सरकार द्वारा नामित अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी यहाँ आते हैं ट्रेनिंग में। इस प्रकार ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पूरे देश में पॉपुलर है इंस्टीट्यूट। और यहाँ पर तो वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महराजगंज को सौगातें दे रहे हैं। 437 करोड़ की 77 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम। संबोधन उनका जारी है, सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर। उस समय की सरकार में जो लोग बैठे हुए थे, गरीब का पैसा हड़प जाते थे, और आज वही गरीब का पैसा दीवालों से निकलते हुए आपने पिछले 4 दिनों के अंदर देखा होगा। जेसीबी लगा करके पैसा निकाला जा रहा है, क्योंकि इन लोगों ने गरीब का पैसा लूट करके घरों में रख दिया था। ये गरीब को न मकान देते थे, न शौचालय की सुविधा देते थे, न स्वास्थ्य की 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा उपलब्ध कराते थे, न उपचार की व्यवस्था करते थे, और न ही किसी भी प्रकार की अन्य सुविधा, न फ्री में राशन, न फ्री में वैक्सीन। इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी से हजारों मौतें होती थी, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं था। भाइयों बहनों, आज तो इन सभी प्रकार की सुविधा का लाभ जनता जनार्दन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज मैं इसीलिए आपसे कहने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है, जो कहा सो करके दिखाया है। चाहे वह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो, हाईवे का हो, या फिर स्वास्थ्य की सुविधाओं का हो, या फिर गरीब को मिलने वाली अन्य योजना का लाभ का। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का हो या विकास की योजनाओं का, उनको पहुंचाने का कार्य तो किया ही किया, लेकिन साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर जो कहा था कि कश्मीर से धारा 370 हटाएंगे, कश्मीर से धारा 370 हटा करके भारत के प्रत्येक नागरिक को कश्मीर में जाकर के अगर आप चाहेंगे तो वहां पर मकान खरीद सकते हैं। इससे पहले सुविधा नहीं थी। 2019 से पहले यह सुविधा, कश्मीर का नागरिक भारत के अंदर कहीं भी जमीन और मकान खरीद सकता है। लेकिन भाइयों बहनों,
हाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक कार्यक्रम में पहुंचे हैं। यहाँ प्रशिक्षु आरएएस अधिकारियों का कार्यक्रम एक जारी है। सीधा रुख करेंगे कार्यक्रम की ओर। सम्मिलित करते हुए उनको पारस्पर जो सीनियरिटी, इंटर से सीनियरिटी है, उसका निर्धारण किया जाता है। इसी प्रकार आरएएस, अकाउंट्स, आरपीएस और अन्य राज्य सर्विस के अधिकारी है अपने राजस्थान में, उनको भी इसी प्रकार की व्यवस्था किया जाए ताकि ऑफिसर्स ट्रेनिंग को थोड़ा सीरियसली लें और हम लोग जो ट्रेनर्स है यहाँ पर, हम लोग भी इस ट्रेनिंग को सीरियसली लें कि इसका सार्थक परिणाम निकलेगा। इसके अलावा महोदय, आपको जानकर ये भी खुशी होगी कि इस संस्था में 2012 से लेकर आज दिनांक तक हर महीने 30 जनवरी को महात्मा गांधी के स्मरण में उनके द्वारा बताए गए विचारों को कोई न कोई एक सब्जेक्ट को लेते हुए यहाँ पर लगातार जो है आज दिनांक तक इसको अनइंटरप्टेड हर महीने 30 तारीख को ये लेक्चर यहाँ पर आयोजित किया जाता है। कोविड के दौरान बेशक ये क्लास फिजिकल रूप में नहीं हो पाया, लेकिन लाइब्रेरी में या ऑनलाइन के रूप में इसको हम लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया है। इस प्रकार महोदय, आपका सहयोग से ये संस्थान दिनों दिन आगे बढ़ते जा रहा है और आज की तारीख में ये ट्रेनिंग जो है हमने 223 जनों को यहाँ पर बुलाया गया था, उसमें अभी तक 180 जने ने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं। इसके अलावा उदयपुर में इस साल जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 79 ऑफिसर्स को भी वहां भेजा गया था, उसमें भी अभी 40-45 ऑफिसर्स ने ज्वाइन किया है कि अभी भी 3-4 दिन ज्वाइन करने के लिए समय है, उसमें बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर बाय द वे कुछ लोग ज्वाइन नहीं कर पाएंगे तो जो अन्य सर्विसेज के लोग हैं उनको भी बुलाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं कि वो इस समय में इन लोगों के साथ ज्वाइन करते हुए ट्रेनिंग प्राप्त कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जो नए चयनित ट्रेनी से उनको पुनः शुभकामनाएं देते हुए माननीय महोदय के अपने प्रांगण में, अपने इंस्टीट्यूट में आने के लिए पुनः स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महानिदेशक महोदय। सचमुच दरो दीवार बेजान नहीं होती है। आपका ये छात्रावास, ये कैंपस सब इस आधारभूत प्रशिक्षण में आपके साथी होंगे। जब सुबह 5 बजे उठना होगा तो कमरे की दीवारें आपको चिढ़ाएंगी, ठंड आपको परेशान करेगी, लेकिन रात को थक कर जब आप सोएंगे तो यही दीवारें, यही छतें आपको सहलाएगी। जब कोई उद्वेग आपके मस्तिष्क में उठेगा तो ये आपसे बातें भी करेंगी। यही दरो दीवारों को आपको पहचानने के लिए इशारा किया हमारे महानिदेशक महोदय ने। और माननीय मुख्य सचिव महोदय श्री निरंजन कुमार आर्य जी, आपसे अनुरोध उद्बोधन के लिए। परम आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संस्थान के महानिदेशक जी, राजस्थान पुलिस के महानिदेशक जी, हमारे कार्मिक विभाग के सचिव श्री हेमंत गेरा जी, इस पूरी संस्थान के फैकल्टी संकाय के सभी सदस्यगण एवं नव आगंतुक सभी अधिकारीगण जो आज अपने इस फाउंडेशन कोर्स में शरीक हुए हैं। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभारी हूं कि इस अवसर पर, जबकि ये सारे अधिकारी आज अपनी नौकरी प्रारंभ करेंगे, एक तरह से इनका ओरिएंटेशन होगा। आज इनकी नींव रखने की बात है, जिसे कि फाउंडेशनल कोर्स के रूप में हम आज मना रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी उपस्थिति और अपने आशीर्वाद से आपको आपका निमंत्रण स्वीकार किया और आप पधारे। इसके लिए मैं सोचता हूं कि हम सभी मुख्यमंत्री के बहुत आभारी हैं। सर, ये बात इसलिए भी जरूरी है कि ये जो समय है, आज का जो दिन है, हमें भी याद आ रहा जब हम नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी में गए थे और वहां पे भी ऐसा ही फाउंडेशन कोर्स होता है। और उस कोर्स में मुझे आज तक याद है कि किस व्यक्ति ने, किस महानुभाव ने, किस मुख्य अतिथि ने हमको क्या कहा था। और वो बात हमारे सर, वो जिंदगी भर हमारे इर्द गिर्द रहती है। हमारे को नौकरी में किस तरह से काम करें, कैसे हमको संचालित होना है, कैसे हमारा प्रशासनिक जीवन चलेगा, ये जो फाउंडेशन कोर्स का समय है, मैं सोचता हूं ये एक बहुत बड़े माइलस्टोन है। और इसीलिए मैं आप सभी कर्मचारी, अधिकारियों को भी
आपके इस नौकरी में प्रवेश पर बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप राजस्थान के निर्माण में, राजस्थान को आगे बढ़ाने में एक महती भूमिका निभाने के लिए आपको जिम्मेदारी इस व्यवस्था से मिली है और इसीलिए आप सभी भी बधाई के पात्र हैं। सर, इस स्टेज पर हर अधिकारी एक खुली किताब की तरह होता है। जिस समाज से व्यक्ति आया है, जिन परेशानियों को, जिन व्यवस्था को, जिस सिस्टम से और जिस सामाजिक ढांचे से वो व्यक्ति ऊपर उठ के आया है, उसकी अपनी एक पृष्ठभूमि है, उसका अपना एक बैकग्राउंड है, उसकी अपनी सोच है। और उस पृष्ठभूमि, उस सोच और उस प्राथमिकताओं में मैं सोचता हूं कि जब आपका RAS में, RPS में या अकाउंट सर्विस में, मुझे बताया गया कि आज ये 3 ही सेवाओं के अधिकारी यहां हैं और कुछ अधिकारी उदयपुर में हैं, तो ये जो आपकी सेवाओं का जो आपको आवंटन हुआ, मैं सोचता हूं कि दूसरा प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि अब हमको RAS के रूप में कार्य करना है। कुछ अधिकारी सोच रहे हैं हमको अभी पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य करना है, और उसी तरह से अकाउंट सर्विस, लेखा सेवा, उद्योग सेवा, पर्यटन सेवा। तो इस तरह से राजस्थान की जो गवर्नेंस है, और ये आप सभी सब पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट हैं, और आजकल तो इंजीनियर्स और डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग भी इन सेवाओं में आ रहे हैं। तो हम सभी सोचते हैं कि सामूहिक रूप से किस तरह से राजस्थान राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए हमारे कंधों पे जो जिम्मेदारी हमको दी जाए, हम उसको उठाएं। और ये कर्तव्य हमारा सबका, ये हमारी जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था में, राजनीतिक नेतृत्व के निर्देश में, उस व्यवस्था के अंतर्गत रहते हुए हम हमारी जिम्मेदारियों को निभाएं। तो मैं सोचता हूं कि आप सभी आज इस बात को तय करें, इस बात का प्रण करें और इस बात को पक्का करें कि जो सेवाएं, जो सर्विस, जो नौकरी, जो जिम्मेदारियां आपको आने वाले 30 साल, 35 साल या बल्कि 38 साल में मिलने वाली है, उसको आप किस तरह से निभाएंगे, किस तरह से अपनी ड्यूटीज करेंगे, इसका एक रूपरेखा, इसका एक कच्चा चिट्ठा, इसका एक तय करके एक निश्चित भाव से आपको इस एकेडमी में तय करना है। हमें यह सोचना है कि इस समय समाज की जरूरत क्या है। देखिए, प्रशासनिक सेवाओं की जो भूमिका होती है वो उस समाज के अनुरूप होनी होती है। अमेरिका या पश्चिमी मुल्कों में जहां की विकास बहुत आगे बढ़ चुका है, वहां पे सिविल सेवाओं की भूमिका दूसरे रूप में है। वहां पे आजकल बीपीएल की या पानी की लाइन की या बिजली की या सड़क टूट गई या गेहूं नहीं मिलता है या अस्पताल नहीं है, वो वहां पे समस्या नहीं है, क्योंकि वो एक समाज उस प्रगति और विकास के आगे बढ़ चुका है। तो वहां की सिविल सेवाएं हैं, उनका रूप अलग है, उनका काम अलग है, उनकी जिम्मेदारियां अलग है। लेकिन जो अर्धविकसित या विकासशील मुल्क है जिसमें हम आते हैं, भारत है और भी कई मुल्क हैं, उनके सामाजिक व्यवस्थाओं को हमको अध्ययन करना पड़ेगा कि हमारा समाज इस समय किस अवस्था में है, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, हमें इस विकास की दृष्टि से किन किन चीजों को, प्राथमिकताओं को में रख के हमारी योजना में डालना है और योजना में डाल के उनको हम क्रियान्वित करना है। अगर हमारे समाज के आज में अगर पानी की समस्या है तो हमारी प्राथमिकता पानी होगी, अगर हमारी बीमारी की समस्या है तो हमारी प्राथमिकता हॉस्पिटल बनाने की होगी, अगर हमें शिक्षा की जरूरत है तो हमारी प्राथमिकता इंग्लिश मीडियम की स्कूल की होगी, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी पहल लेकर राज्य में प्रारंभ करी। तो ये प्रशासनिक दृष्टिकोण जो है, प्रशासनिक उपागम है, जो अप्रोच है, वो हमेशा उस समाज की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए। और इसलिए दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप, और मुझे पूरा विश्वास है कि अधिकतर लोग आप राजस्थान के रहने वाले होंगे, हो सकता है कुछ लोग बाहर से भी आए होंगे, पर वो भी पड़ोस के राज्यों से आए होंगे, तो कमोबेश स्थिति वहां भी ऐसी होगी। इसलिए हर अधिकारी को यह भी सोचना चाहिए कि जो जिस समाज से मैं आया हूं या जिस व्यवस्था से मैं आया हूं, उसमें किस प्रकार के प्रशासन की जरूरत है, और वो रूप और वो मॉडल हमको देना चाहिए। और इसलिए मैं एकेडमी के डायरेक्टर साहब को भी ये कहूंगा कि ये जो समसामयिक अध्ययन है समाज का, और उस सामाजिक समसामयिक अध्ययन को किस तरह से प्रशासनिक ढांचे में तब्दील किया जाए और तब्दील करके इन अधिकारियों को उसके प्रति मोटिवेट किया जाए, उसके प्रति इनको आगाह किया जाए, उसके प्रति इनको बताया जाए कि किस तरह से हमें प्रशासनिक जीवन में वो काम करना है। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, जो हम अपेक्षा करते हैं, जो एक अधिकारी के बारे में सोचा जाता है, समय था जब अधिकारियों की बड़ी समाज में प्रतिष्ठा थी, समय था जब लोग विश्वास करते थे कि साहब अब तो RSSDO लग गया,
या आज भी लोग कहते हैं साहब कि जहां भी कोई छोटा मोटा झगड़ा होता है तो साहब के पास लोग आते हैं और कहते हैं साहब निष्पक्ष अधिकारी को आप लगा दो, किसी आप अच्छे अधिकारी को लगा दो। तो ये जो छवि है, ये अधिकारियों की जो छवि आगे से आगे चलती है। आप अगर एसडीएम लगेंगे, आप उस समय कैसा काम कर रहे हैं एसडीओ, मैं आपको ये आगाह करना चाह रहा हूं कि जो एसडीओशिप में आप काम करेंगे, एसीएम के रूप में आप काम करेंगे, बीडीओ के रूप में आप काम करेंगे प्रारंभिक वर्षों में, वो छवि आप जब तक रिटायर होंगे तब तक आपके साथ चलेगी। और राजस्थान एक ऐसा इनफॉर्मल सिस्टम है प्रशासन का जहां पे सब चीज सबको पता चलती है। अगर बांसवाड़ा में कोई बीडीओ साहब क्या कर रहे हैं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी को पता रहता है। गंगानगर में कोई एसडीएम साहब क्या काम कर रहे हैं, ये भी मुख्य सचिव को पता रहता है। तो ये जो इनफॉर्मल सिस्टम है, और इस इनफॉर्मल सिस्टम में मैं सोचता हूं कि आपको अपनी छवि, अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नेक नीति, अपनी ईमानदारी और जो एक सद्भाव और जो व्यवस्था आपसे अपेक्षा कर रही है, उसको आप बनाए रखें। और ये जब आप बनाए रखेंगे तो आपका कैरियर आगे चलेगा। जब भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष या अधिकारियों के समक्ष पत्रावली आती है और बात होती है, तो सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि यार ये अधिकारी है कैसा। 1000 अफसर है, 1500 अफसर है, सबके बारे में तो इतना हो नहीं पाता, इसलिए पूछताछ ही की जाती कि अफसर कैसा है। साहब अफसर बहुत मेहनती है, साहब अफसर बहुत ईमानदार है, साहब अफसर बड़ा स्ट्रिक्ट है। ये पैमाने हैं हमारे कार्यों के, हमारी कसौटियों के पैमाने हैं। और ये मैं सोचता हूं कि आपको अपने इन कसौटियों पे खरा उतरना चाहिए। और अगर आप प्रारंभ के वर्षों में इन पे खरे नहीं उतरोगे तो क्या कहा जाएगा, अफसर ढीला है साहब, अफसर का थोड़ा मामला सही नहीं है, अफसर का व्यवहार खराब है। तो मैं सोचता हूं कि ये समय है कि आपको इन चीजों पे प्रारंभ में अपने करियर में तय करना चाहिए कि आप अपने आप को कैसे अधिकारी के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। क्या आप एक अपनी छवि ईमानदार अधिकारी की बनाना चाहते हैं? क्या आप एक सक्षम और मेहनत का अधिकारी के रूप में देखा जाना चाहते हैं? और क्या आप है जो मतलब अभद्र भाषा और व्यवहार खराब करने वाले अधिकारी के रूप में? तो हमें अपना नौकरी का कैरियर बनाना है। और एक बात मैं और कहूंगा कि इस सिस्टम में सबको अवसर मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि सब ये होना चाहिए या वो होना, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तो मैं कहना ही चाहूंगा कि अगर योग्यता है, अगर आपकी सक्षमता है और अगर आपकी सूटेबिलिटी है, तो मैं सोचता हूं कि आपको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, कुछ समय के लिए आगे पीछे हो सकते हो, लेकिन जिंदगी में ये तय करके चलो कि अगर हम सही काम करेंगे, अगर हम ईमानदारी से चलेंगे, अगर हम मेहनत से नहीं डरेंगे, तो इस 35 साल की 30 साल की नौकरी में ठीक है छोटे मोटे विचलन, छोटे छोटे अविचलन आ सकते हैं, लेकिन बहुतायत रूप में आपका करियर बहुत उज्जवल होगा, आपकी छवि उज्जवल होगी। और मैं सोचता हूं कि आपके इस फाउंडेशन कोर्स में और इसके बाद होने वाली ट्रेनिंग में इन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और मैं अपेक्षा करता हूं वेंकट साहब से कि अपने कोर्स में, अपने करिकुलम में, इनके दैनिक जीवन में, इनके कार्यक्रम में इन चीजों को समाहित करें, ताकि ये एक सक्षम, सफल एवं जिसे कहना चाहिए कि योग्य अधिकारी बनकर राजस्थान की सेवा कर सके। थैंक यू वेरी मच। बहुमूल्य वचन जो अनुभव की सीपी में मोती बनकर निकले हैं, आपको लाभान्वित करने के लिए इन्हें अपने मन मस्तिष्क में सदा के लिए सहेज कर रख लें। और आज बीएस मेहता ऑडिटोरियम गौरवान्वित है 180 तपस्वियों को समेटकर। वे तपस्वी जिन्होंने अपनी दीर्घ साधना, घंटों घंटों के अध्ययन, मनन, चिंतन के परिणाम स्वरूप ये कठिन परीक्षा, दुर्गम प्रतिस्पर्धा पार की है। आनंदित है ये सभागार अपने आंचल में आप सबके ओजस्वी सपनों को सहेजकर जो देश को, समाज को, शासन को, प्रशासन को नई गति, नई लय, नई पंख, नई ऊर्जा देने के लिए आतुर है। आज का ये क्षण, ये आगाज बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप अपने कर्तव्य की दहलीज पर पहला कदम रख रहे हैं, उस समय ऐसे शख्सियत के मुख्य आतिथ्य और अभिनंदन में आप सब मौजूद हैं जो पूरे देश के शासन प्रशासन का मुखिया हो। हम आपका बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और अनुरोध करते हैं उत्प्रेरण, प्रेरणा वचनों और आशीर्वचन के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार श्री अशोक गहलोत। मुख्य सचिव श्री वीरेंद्र आर्य जी,
डीजीपी साहब एम.एल. राठौर साहब, प्रिंसिपल सेक्रेटरी डीओपी हेमंत गेरा जी, डीजी दीपा आर वेंकटेश्वरन जी, यहाँ उपस्थित फैकल्टी मेंबर और अधिकारीगण और सर्विस की जो ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे तमाम भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज आपके इस फाउंडेशन कोर्स के वक्त में आने का मुझे सौभाग्य मिला। कितनी खुशी हो रही होगी आपको? बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। खूब ट्यूटे चलाए मेरे खिलाफ आप लोगों ने, जैसे जल्दी जल्दी नियुक्ति मिले हम लोगों को, कैंपेन चलाया गया, खूब विरोध किया, खूब मजा आया आप लोगों को, पर हमने उसको कभी नेगेटिव सेंस में नहीं लिया। लेना भी नहीं चाहिए। और आपको मैं कहना चाहूंगा, जिंदगी के अंदर आप भी मेरी वाली अप्रोच रखोगे, आपकी जो शुरुआत हो रही जिंदगी के अंदर, आपका पाना पड़ेगा पब्लिक से भी, सबसे लोगों से भी, आपकी भी आलोचना होगी, काम की भी होगी, व्यवहार की भी होगी, सब होगी। पर हमेशा ध्यान रखो लाइफ के अंदर कि मुझे मजा भी आता है जिंदगी जीने का भी। सकारात्मक सोच हो, नेगेटिव सोच नहीं हो, बदले की भावना से काम नहीं करें। चाहे आप लोग राजनीति में काम करते हैं, चाहे आप लोग ऑफिस में काम करते हैं, बहुत बड़ी बीमारी होती है। पूरी गवर्नेंस जो होती है वो आप पे निर्भर करती है। हम बार बार कहते हैं संवेदनशील, पारदर्शी, जवाबदेह प्रशासन देंगे, गुड गवर्नेंस देंगे, वो संभव ही नहीं है बगैर हमारी इस प्रकार की सोच के। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, जिस रूप में वो जिम्मेदारी निभाते हैं उसको वो सोच सकनी चाहिए। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर आई, कैरियर आपका शुरू हो रहा है, और जो कमियां रही है जिसके कारण आपको कैंपेन चलाने पड़े, हमारा प्यार है धीरे धीरे वो नौबत नहीं आए। अब डीओपी सेक्रेटरी को भी मैंने कहा है, कुछ एम.के. कुमार की कमेटी बनाई हम लोगों ने कि संशोधन किए गए नियमों के अंदर, कायदों में, वरना हर नौकरी के अंदर लोग चले जाते हैं कोर्ट के अंदर, स्टे मिल जाता है। एक तरफ तो बेरोजगारी की समस्या बहुत बड़ी देश के अंदर ही, प्रदेश के अंदर चुनौती के रूप में, अगर महंगाई के साथ में चुनौती है तो बेरोजगारी की है। हर नौजवान चाहता मेरा कैरियर बने, समय पर मिले, समय पर मेरा सिलेक्शन हो, नौकरी में मैं जाऊं, और उस पर देरी होती है तो कितना दुख होता होगा। उसको होता है, फिर परिवार को होता है, समाज को होता है। तो सरकार में तो परफेक्शन होना चाहिए कि तमाम जो कमी आई है समय के साथ साथ वो सब कमियां समाप्त हो, और मैं उस पर लगा हुआ। मैं चाहता हूं कि रेगुलर अभी करीब 1 लाख के आसपास हम लोगों ने भर्तियां कर दी है, और 1 लाख के आसपास ही भर्तियों का प्रक्रिया चल रही है विभिन्न विभागों के अंदर। उसके बावजूद भी आज धरने भी हो रहे हैं, प्रदर्शन भी हो रहे हैं। कई तो जेन्युइन होते हैं, कोई बात सरकार तक पहुंचती नहीं है। तो डेमोक्रेसी में ये कायदा होता है कि आप धरना दो, प्रदर्शन करो, और जैसे आपने कैंपेन चलाओ, उसमें कोई हर्ज नहीं है। डेमोक्रेसी में बात सरकार तक पहुंचे, सरकार के मुखिया तक पहुंचे, अधिकारी तक पहुंचे, होना भी चाहिए। तो कई काम ऐसे होते हो ही नहीं सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं या नियमों नहीं है, उसके लिए हम लोग धरना दे देना वो अच्छी बात भी नहीं होती है। या हम लोग बेरोजगार संघ बना करके आंदोलन करने लग जाए। अब जो एक मांग उठ रही है कि 30,000 की 50,000 कर दो, आप बताइए। अब आपने जो एग्जाम दिए होंगे, और मान लो 1500 आपकी नौकरियां थी, एग्जाम देने के बाद आपको जो नहीं 1500 से 3,000 कर दीजिए नौकरी आप, तो कैसे करेंगे?
तो वो भी सबको देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसमें, हालांकि हमने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, हमने हाई कोर्ट से SLP की हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उन तक को विड्रॉ किया। पहली बार मैं समझता हूँ देश के अंदर किसी राज्य में अगर सरकार चली गई, हाई कोर्ट के अंदर सरकार कामयाब नहीं हुई, SLP करनी पड़ी, तो वो भी हमने विड्रॉ करवाई राजस्थान में पहली बार। पर कहने का मतलब कोशिश करी कि रिलायंस रख के कैसे हम लोग नौकरी दे रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि धीरे धीरे हम लोग ये चाहेंगे कि आपके एग्जाम में लेट हो जाते हैं, कितना दुख होता होगा। इतनी इम्पोर्टेंट सर्विस है ये, स्टेट सर्विस कितनी इम्पोर्टेंट होती है, चाहे वो अकाउंट की हो, चाहे RPS की हो, चाहे RS की हो, एयरलाइन सर्विस और भी कोई हो। और उसमें अगर डिले होता है बिना कोई कारण के, कितना दुख होता है। जैसे मैंने कहा आपको, हम चाहते हैं कि UPSC की तरह एग्जाम टाइम पे हो। सबको मालूम है भी हाँ अगले साल इस तारीख को एग्जाम होंगे, नियम कायदों में कोई तकलीफ नहीं आए, बार बार कोई हाईकोर्ट में जाने की नौबत आए किसी भी नौकरी के अंदर। टाइम पे एग्जाम, टाइम पे परिणाम हो। पेपर लीक की जो शिकायत आती है, अब यूपी के अंदर भी वापस एग्जाम हो रहे हैं, वहां भी पेपर लीक हो गए। ये नई एक प्रकार से स्थिति बन गई है, गैंग बन गई है, तो वो इस प्रकार का काम करती है जिससे कि लोगों को तकलीफ होती है, कॉन्फिडेंस खत्म होता है, क्रेडिबिलिटी खत्म होती है एग्जाम की भी। तो ये तमाम बातें जो है हम दूर करना चाहते हैं। और आपका बहुत लंबा फ्यूचर है। मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने जीवन को, जैसे मैंने कहा, मेरे तो हमेशा 20 साल पहले मैं मुख्यमंत्री बना था पहली बार, तब से मैं लगातार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस, पारदर्शी, जवाबदेह और संवेदनशील, अगर 3 बिंदु आप पकड़ लोगे लाइफ के अंदर, आपको जिंदगी में जब आप सर्विस में आगे बढ़ते रहेंगे तो एक आपको अलग जिंदगी जीने का आनंद का अनुभूति होगी आपको, क्योंकि वहां संवेदनशीलता भी होगी, आप में ट्रांसपेरेंसी भी होगी, और जवाबदेही आप महसूस करोगे कि जहां हम बैठे हैं, सिलेक्शन हुआ है, वहां हमारी बहुत बड़ी जवाबदेही है। ये तीनों बिंदु आप अपनी लाइफ में अगर रखेंगे तो मैं समझता हूं कि आपको जिस वैसे रास्ते अलग अलग होते हैं लोगों के, अभी माहौल बदल गया देश का और मूल्यों में गिरावट आ गई है सब जगह, राजनीति हो, चाहे वो प्रशासनिक सेवाएं हो, चाहे कोई सेक्टर हो, जो वैल्यू में गिरावट आई है वो चिंता का विषय है। जो संविधान हमें दिया डॉक्टर अम्बेडकर ने, और जो गांधी जी के सानिध्य में जो कुछ भी इस देश को मिला है, जंग लड़ी गई आजादी की, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना गुलाम आजाद, ये तमाम जो उस जमाने के जो स्थितियां थी, और पंडित नेहरू की दूरदृष्टि थी कि उन्होंने संस्था ऐसी बनाई, आज हम जहाँ बैठे हुए हैं वो संस्था भी पंडित नेहरू की देन है, पंडित नेहरू की देन है। और राजस्थान के लिए तो जोधपुर में उसकी स्थापना हुई, उनके जन्म दिवस पर हुई। 25 रूप में पूरे जितनी संस्थाएं बनी हैं वो उनकी देन थी, कि एक सोच थी कि कैसे ट्रेनिंग मिले, किस प्रकार से जो बड़ी बड़ी संस्था का निर्माण हुआ था, IIT, IIM, ट्रिपल आई जब आई, IIT, IIM, ICCR, ICAR, साइंटिफिक संस्थाएं, ये उस वक्त में उनकी कल्पना थी, बन गई, आज वो मजबूत होगी देश के अंदर। इस रूप में आज ये पूरा देश देख रहे हैं कि सारी तमाम प्रतिष्ठित संस्थाएं इस देश के अंदर है। इसलिए हम लोग टाइम पे विज्ञान में, तकनीकी के अंदर प्रगति कर पाए। आज हम दुनिया में कोई कम नहीं है विज्ञान में, तकनीकी के अंदर। 100 सैटेलाइट दुनिया के मुल्कों के इसरो ने छोड़े जा रहे हैं।
वहां तक हम पहुंच गए। ये तो एक एग्जाम्पल है। आईटी में हम लोग अमेरिका में जाके हावी हो गए, इंडियंस के हमारे नौजवान। ये किसके मोबाइल बोल रहा है? ये जो स्थिति है, ये जो स्थिति है उसको आपको समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से उस जमाने में जो सोच थी उसके कारण से आज हम लोग पाकिस्तान की तरह नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान साथ में आजाद हुए थे। क्या कारण है? हिंदुस्तान इतना आगे बढ़ गया, आत्मनिर्भर बन गया, हरित क्रांति भी हो गई। हम लोग पीएच 480 का गेहूं मंगाते थे अमेरिका से, बचपन में देखा हुआ हमारे भी है। आप कल्पना कीजिए, आज हम लोग आत्मनिर्भर हैं सब सेक्टर के अंदर। और पाकिस्तान की क्या स्थिति है? इस धर्म के नाम पर देश अलग हुआ। हम मुस्लिम है, अलग मुल्क बनाएंगे, बना लिया। 2 टुकड़े हो गए पाकिस्तान के इंदिरा गांधी के वक्त में। धर्म के नाम पर जो राजनीति होती है उसका नतीजा पाकिस्तान के उदाहरण के रूप में हमारे सामने है। धर्म के नाम पर मुल्क बन सकते हैं, पर एक अखंड राज हिंदुस्तान रहा है। इंदिरा गांधी ने जान दे दी, खालिस्तान भी बन दिया, राजीव गांधी शहीद हो गए। एक तो ये सोच है देश की। तो वहां बार बार सैनिकों का शासन, डेमोक्रेसी की हत्याएं, एक धर्म था पर पूरी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान के 2 टुकड़े, एक तरफ बंगला बोली जाती थी, एक तरफ उर्दू और कन्नड़ बोली जाती थी पाकिस्तान के अंदर। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज जो माहौल देश के अंदर है तो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, बड़ा आसान काम है। जातिवाद फैलाना, धर्म के नाम पर राजनीति करना बहुत आसान होता है। सबको साथ लेके चलो। जो संविधान की मूल भावना लोकतंत्र की, उसमें टॉलरेंस पावर होना सबसे बड़ी बात है। और उसके आधार पर ही संविधान को हम आत्मसात कर सकते हैं। पर आज माहौल है जो कुछ भी चल रहा देश के अंदर, आज तनाव है, अविश्वास है, सद्भावना का माहौल कम हो गया है, कम होता जा रहा है। अलग अलग धर्मों के नाम पर, जाति के नाम पर। और दुख इस बात का होता है कि नई पीढ़ी भी आज जो है, जातिवाद तो खत्म हो जाना ही था अभी तो 36 साल के बाद में। अभी भी जातिवाद भी है, छुआछूत भी है, जो मानवता पर कलंक है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ में छुआछूत करे। इससे बड़ा कलंक क्या हो सकता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, आज का जो माहौल है उसको भी आपको फेस करना है। ट्रेनिंग के बाद आप जाएंगे जब इलाकों में, तो तमाम बातें आएगी। आपको बहुत धैर्य के साथ में, समझदारी से, चिंतन मनन करके आपको फेस करना उनको, जिससे कि आप वहां के प्रशासनिक दृष्टिकोण से गुड गवर्नेंस दे सकें, जिससे कि वहां आप सभी धर्मों के, वर्गों के लोगों के साथ लेके चल सकें, तनाव पैदा नहीं हो, वायलेंस नहीं हो। कई बार दंगे बढ़ जाते हैं और कई एसडीओ अच्छा काम करते हैं, एडीएम अच्छा काम करते हैं, कलेक्टर कंट्रोल कर लेते हैं, डीवाईएसपी सीआई कंट्रोल कर लेते हैं, कई जगह नहीं कर पाते हैं। अलग अलग पर्सनलिटी बन जाती है। तो अगर सोच आप इस ट्रेनिंग में उस लेवल के लेके चलोगे तो मैं समझता हूँ आप सारे काम, आपकी खुद की क्रेडिबिलिटी होगी। अगर आप खुद अच्छे, ईमानदार, संजीदा, कुशल प्रशासक के रूप में काम कर रहे हो और धाक जम गई क्षेत्र में, आधा काम आपका हल्का हो गया, पब्लिक आपको साथ देगी, आप कामयाब रहेंगे अपने कर्तव्य के अंदर, जिम्मेवारी के अंदर। ईमानदारी वो चीज है लाइफ के अंदर जिससे समाज बहुत ज्यादा प्रभावित होता है और आधा काम हल्का हो जाता है आपका।
ये मैंने अनुभव खुद ने अपने लिए किया है। मैं केंद्रीय में 3 बार मंत्री बना हूं, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव जी के साथ में। और मुझे पोर्टफोलियो कभी मिलता टूरिज्म का, कभी मिलता सिविल एविएशन, कभी मिलता स्पोर्ट्स, कभी मिलता मुझे टेक्सटाइल। और मुझे चारों ही कोई जानकारी नहीं। यही बात लागू थी पूरे देश के अंदर, तमाम मंत्रालयों के अंदर, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में, जो मंत्री बनते हैं उनका यूनिक बैकग्राउंड वो हो जिसका विभाग संभाल रहे हैं, ये कद्दू का छोड़ दीजिए। उसके बाद में अगर कॉमन सेंस आप में है और कॉमन सेंस के हाथ में अगर आप ईमानदार हो और पूरे मंत्रालय के अधिकारियों कर्मचारियों को ये महसूस हो गया ये जो हमारा मंत्री आया ये आदमी ईमानदार है, बहुत ईमानदार है, तो जो उसमें करप्शन करने वाले लोग भी होते हैं वो भी सचेत हो जाते हैं। ईमानदार लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और आप मंत्रालय को संभालने में कामयाब हो जाते हो। आप खुद ही अगर भ्रष्ट हो तो ना तो आप कानून व्यवस्था संभाल सकते हो, ना प्रशासनिक जो आपको जिम्मेदारी दी गई वो कर सकते हो, ना आपको जो फैसले सरकार करना चाहती है या कर रही स्टेट लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, करवा नहीं सकते हो। जो वेलफेयर स्कीम्स हैं गरीब को लाभ मिलना चाहिए, गरीब को, दलित को, किसान को, मजदूर को, उस तक पहुंचते नहीं है। केवल स्कीम ऐसी अच्छी बनती है पर स्कीम का लाभ गांव तक पहुंचता ही नहीं है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं मेरा, मैं पहली बार जब मुख्यमंत्री बना पूरे देश में एकमात्र राजस्थान का जहां मैंने स्कीम चलाई, मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष। अब तो हमने दवाएं फ्री, टेस्ट फ्री, 5 लाख का चिन्ह योजना लेके आ गए, अब तो बहुत आगे बढ़ गए हैं। उस वक्त हमने कहा भाई कोई गरीब होगा मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष के अंतर्गत इलाज के लिए, चाहे 1 लाख रुपए, चाहे 2 लाख, या 5 लाख या 10 लाख, कोई सीमा नहीं होगी, इलाज सरकार करवाएगी। और ये मैं लगातार बोलता रहा। आपको आश्चर्य होगा, चुनाव आए, चुनाव में हम लोगों ने कहा, चुनाव का 1 साल जो लास्ट था, तो मैंने मेरी मीटिंग में पूछता था भाई आपको मालूम है स्कीम के बारे में? फिर मैं हाथ खड़े करवा था सबके पब्लिक में, फिर मैं हाथ गिनता सबके सामने, कहीं 80, कहीं 85, कहीं 100 आता। तो मैं ये पूछता उनको, आप जो 1000 लोग बैठे हुए हो या 5 लोग बैठे हुए हो, अगर आप सबको अगर स्कीम की जानकारी होती तो आप अपने गांव में उन गरीबों को कितना बड़ा कर सकते थे जिनके लिए स्कीम बनी है कि उनके लिए 1 रुपया नहीं। जो बीपीएल, उस वक्त बीपीएल का मामला था, क्योंकि बीपीएल ही बहुत बड़ा इश्यू था। अगर आपको जानकारी होती तो आप कितने लोगों को भला कर देते। इलाज करवाते, आज लोग गहनत रखते हैं, गिरवी लगते घरों को, माँ बाप को बचाओ, चाहे वो मरने वाला भी हो बेचारा, तब भी हमारे सरकार इतने अच्छे हैं कि नहीं माँ बाप की पूरी जिंदगी बचनी चाहिए। कितने बिल बनते प्राइवेट मालूम आपको? अभी हमने चिन्ह योजना लेकर आए। अब अगर ये जानकारी भी नहीं होगी लोगों के, अभी भी कुछ प्रवीण ऐसे हैं जहां तक ये योजना नहीं पहुंची, अभी तक भी नहीं पहुंची। 850 रुपये लेते हैं हम पैसे वालों से, 850 रुपये देने को तैयार नहीं करती कोई, ऐसे लोग भी हैं। हमने कलेक्टर को कहा भाई नहीं देने वाले तो हम दे देंगे उसको, आप इसी एनजीओ से बात कर लो, किसी उद्योगपति से बात कर लो जिले के अंदर, वो भी नहीं होता मुझे कहो मैं करवा दूंगा। परंतु हर व्यक्ति का कवर होना जरूरी है। 5 लाख के कैशलेस बीमा, ये बड़े बड़े बिल बनते हैं प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, सब फ्री कर दिया। उस वक्त मैंने इसलिए बात बताई कि अगर वो योजना लागू करने में पॉलिटिकल लोगों ने तो मैंने हाथ खड़े करवा दिए, पर अगर मान लीजिए वहां का बीडीओ, एसडीओ अगर सब मिलके सरकार की योजनाओं का किस प्रकार हम प्रचार करें, उसमें अपनी अकल होशियारी को काम ले, अपनी प्रसारिक क्षमता का उपयोग करे, तो एक लगता जिंदगी में आनंद भी आता है कि मैंने मेरी लाइफ के अंदर कितने लोगों को भला कर दिया। तो दुर्भाग्य से आज सुनते हैं कि ट्रेनिंग के वक्त में यूपीएससी के जो आपके निकलते हैं नौजवान लोग, ट्रेनिंग के वक्त में चर्चा करने लग जाते हैं कि हम पैसे किस प्रकार कमाएंगे। अब आप सोच लीजिए किस रास्ते में जाना आपको।
वो आपको तय करना है। पैसे कमाने वाले रास्ते में जाना है या जिंदगी को उस रूप में व्यतीत करना है कि आपको लगे पूरे परिवार का एक मान सम्मान समाने पड़ा है। आप कोई मामूली व्यक्ति तो नहीं बनने आ रहे हो। आपकी जो सेवाएं होगी वो आपके परिवार का मान सम्मान बढ़ाने वाली होगी, ये दिमाग में रखो। लोग ये उनका बेटा है, उनका पोता है, कितना शानदार काम कर रहा है, और ये उल्टा भी होगा। उनका बेटा पोता ऐसा निकला, उनका बाप तो अच्छा था, उनका दादा तो बड़ा नामचीन था, पोता सा निकल गया। तो दिमाग में रखो, जिंदगी में पैसे सब कुछ नहीं है। एक कोरोना ने समझा दिया कि पैसे सब कुछ नहीं है। बड़े बड़े पैसे वाले एक बेड के लिए तरसते रह गए और मर गए। बेड नहीं मिला दिल्ली के अंदर, बंबई के अंदर, ये स्थिति बनी है। सादगी से रहो, कम कर सको लाइफ के अंदर, वो भी बहुत बड़ी अप्रोच अच्छी होती लाइफ के अंदर। आवश्यकता यदि कम रहेगी, सादगी से रहेंगे। इस गांधी के देश में हम लोग रहते हैं, और गांधी ने भी कहा था जब आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए सीख है वो, कि जब कभी आपकी कलम में कोई संदेह पैदा हो मैं क्या फैसला करूं, तो आप उस गरीब व्यक्ति को याद करो जिसको जिंदगी में आप देखा हो, और फिर कल्पना करो जो मेरी कलम उस दिशा में चले, जैसे अंतिम छोर पे खड़े व्यक्ति का भला हो रहा है। इससे ये तमाम बातें आपका तो खजाना भरा पड़ा है। कम से कम मेरे कहने से आप गांधी जी की जीवनी जो है, सत्य की प्रयोग, या तो कोई लोगों ने पढ़ी होगी, कितने लोगों ने पढ़ी, हाथ खड़े करो। कोई बात नहीं, 8-10 लोगों ने खड़े किए, ईमानदारी रखी आप लोगों ने, ऐसे हाथ खड़े नहीं कर दिया आपने। ये आपका प्लस पॉइंट है, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आपको। अच्छा लगा मुझे। पर गांधी जी की जीवनी बैठे हमारे मिश्रा जी, ये खुद ही गांधीवादी रहते हैं। मैं वेंकटेश में कहूंगा कि गांधी जी की जीवनी सबको मेरी तरह भेंट कर दीजिए। वो आप अपने इस ट्रेनिंग पीरियड में पढ़ लीजिए उसको, वो पूंजी रहेगी आपके लिए, बहुत बड़ा अनुभव प्राप्त करेंगे आपको। सत्य को आपका मार्गदर्शन करेगी लाइफ लॉन्ग। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी ट्रेनिंग बहुत ही कामयाब हो, आप लोग जिंदगी में सफल हो। मेरी शुभकामनाएं, बधाइयां हैं, और मैं उम्मीद करता हूं आप सब कामयाब होंगे इस ट्रेनिंग में। और जो सपना देखा आपने, हमारे मिस्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो कहा करते थे, सपना देखना सीखो। सपने देखे होंगे आपने, इसीलिए आप यहाँ तक आए भी हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि आपके सपने पूरे होंगे, आप कामयाब होंगे। और इतना ही मैं कह सकता हूँ आपको, अगर आपने जिंदगी में ईमानदारी से आपने वक्त बिताया तो आपको किसी चीज की कमी भी नहीं रहेगी। ये मेरा अनुभव है। जो आज ईमानदार होता है उसके लिए पूरा समाज जो है, उसके लिए पूरा समाज खड़ा रहता है, कोई कमी नहीं आती है। मेरे खुद की जिंदगी का अनुभव है, अगर आप ईमानदारी काम करो तो ना तो आपको पॉलिश करने में, ना चुनाव लड़ने में, ना चुनाव लड़वाने में कोई तकलीफ नहीं आती है। समझ लो, लाइन लगी रहती मदद करने वाले की। अगर आप बेईमान खुद हो, 7 पीढ़ी का इंतजाम कर रहे हो खुद अपने लिए, परिवार के लिए, तो दिमाग में रखो कि जो पैसे देने वाले हैं वो भी आपसे तिरस्कार करते हैं, मजबूरी में देते, अलग बात है। या फिर वो कहेंगे अभी टेलीफोन भी कर दो उनको पैसा मांगने के लिए, वो कहेंगे अभी तो मैं लंदन में हूँ। कई इंडस्ट्री ऐसे होते हैं उद्योगपति, वो खुद चले जाते हैं बाहर का, पैसे मांगने का समय आ गया लोगों। तो तमाम अनुभव मैंने प्राप्त कर लिए हैं, इसलिए मैं अपने अनुभव को शेयर आपके साथ कर रहा हूँ आपके इंटरेस्ट के अंदर। तो अंतिम जो लिख के दिया मुझे मेरे स्टाफ ने, जो स्पीच लिख के दी, तो एक पॉइंट था, बापू के आश्रम में गीत नियमित रूप से गाया जाता था, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पढ़ाई जान ले, पर दुखे उपकार करे तो है मन अभिमान न हार दे। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके निर्देशित इस उपहार के लिए और ये जो समस्त 180 तपस्वी आज यहाँ मौजूद है इस सभागार में और लगभग 44 महिला बाल विकास अधिकारी का प्रशिक्षण ले रहे हैं, बीसी के जरिए हमारे साथ जुड़े हुए उदयपुर से, इन सभी लगभग 220 प्रशिक्षणार्थियों की ओर से और ये गांधी जी की, मैंने कहा आपको सत्य का प्रयोग, वो तो है, आपको बाद में भेज देंगे। ये गांधी डायरी में छपा था हर साल। वो गांधी डायरी में मेरी तरफ से आपको भिजवा दूंगा, आप सबको बंटवा दीजिएगा। सचमुच माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो कहते हैं कि मेरा ईश्वर दीनों में है, दुखियों में है और देश और प्रदेश के हर गरीब इंसान में है, इसमें विश्वास रखने वाले हमारे संवेदनशील माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। और आइए इस आज के उद्घाटन सत्र के अंतिम चरण में चलते हैं। अतिरिक्त महानिदेशक महोदय से अनुरोध धन्यवाद ज्ञापन की। राज्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में विराजमान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मुख्य सचिव महोदय, पुलिस महानिदेशक महोदय, कार्मिक विभाग के प्रमुख शासन सचिव महोदय और इस संस्थान के महानिदेशक महोदय, आप सब ने इस संस्थान में पधार कर हमारे नए जो प्रशिक्षु साथी हैं उनकी हौसला अफजाई की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने जो हमें प्रेरणा दी, आपका जो उद्बोधन है वो हमारे लिए कि मील का पत्थर साबित होगा। हमारे प्रशिक्षु अपने जीवन में आपकी दी गई जो सीख और प्रेरणा है उसको सदैव याद रखेंगे, एक ही मार्गदर्शक के रूप में आपके उद्बोधन को सदैव याद रखेंगे। मैं इस मौके पर कार्मिक विभाग के संयुक्त शासन सचिव रविंद्र गोस्वामी साहब का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस आधारभूत प्रशिक्षण के लिए सरकार की ओर से आपने बहुत मेहनत की, हमें बहुत सहयोग दिया। मैं आपके पधारने के लिए हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और सर मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपके दिए गए निर्देशों के अनुसार हम सभी प्रशिक्षकों को वो मूल्य, वो प्रशिक्षण देने की हम चेष्टा करेंगे जिससे ये जीवन में सफल हों और संवेदनशील और पारदर्शी सुशासन देने के अंदर हम कामयाब हो सकेंगे। ऐसी हम सबकी प्रयास रहेगा। आपके पधारने का पुनः पुनः धन्यवाद। सभी संस्थान के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, फैकल्टी हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस समारोह के लिए आप सबने बहुत मेहनत की। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अतिथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।